हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी बाबा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक डायनेस्टी के जो असली फाउंडर होते हैं वह होते हैं गियासुद्दीन तुगलक। यह तुगलक डायनेस्टी को फाउंड करते हैं। ये फाउंडर होते हैं तुगलक डायनेस्टी के। गियासुद्दीन तुगलक जो होते हैं, गियासुद्दीन तुगलक का जो असली नाम होता है वह होता है गाजी मलिक। गियासुद्दीन तुगलक यह नाम ये तब रखते हैं जब ये दिल्ली की सल्तनत पे बैठते हैं, लेकिन उससे पहले वह अब्दुल खिलजी के समय में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उत्तर पश्चिमी सीमा या फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत के यह गवर्नर होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद उनके बेटे मुबारक शाह गद्दी पर बैठते हैं। मुबारक शाह के पास एक जो है जनरल होते हैं जिनका नाम होता है खुसरू खान। खुसरू खान मौका पाकर मुबारक शाह का मर्डर कर देते हैं और ख़ुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। इसके बाद गाजी मलिक को जब ये खबर मालूम पड़ती है तो वो खुसरू खान से दो लड़ाइयाँ करते हैं, क्योंकि गाजी मलिक जो होते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ये सबसे शक्तिशाली गवर्नर होते हैं बाकी सब गवर्नर से। तो यह लड़ाइयाँ लड़ते हैं, दो लड़ाइयाँ लड़ते हैं खुसरू खान से, जो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को मार देता है। दो बैटल जो है उनका नाम है बैटल ऑफ सरस्वती और दूसरा है बैटल ऑफ लहराबाद। बैटल ऑफ सरस्वती में खुसरू खान जो है वह अपनी सेना को भेजता है, खुद नहीं आता, लेकिन उसकी सारी सेना मारी जाती है। बैटल ऑफ लहराबाद में वो खुद आता है। जब वो देखता है कि सारी सेना उसकी मारी जा रही हैं तो युद्ध छोड़ के भाग जाता है। बाद में उसके लिए सर्च होता है, उसको ढूंढते हैं सब। बाद में कुछ दिनों में उसे पा लेते हैं और पाने के बाद उसका कत्ल कर देते हैं। और इसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के गवर्नर होते हैं जिनका नाम होता है गाजी मलिक, वह जो हैं 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के गद्दी पर बैठते हैं। यह कहा जाता है कि जो गियासुद्दीन तुगलक होते हैं यह 8 सितंबर 1320 को जब बैठते हैं तो यह गाजी मलिक से अपना नाम बदलकर गियासुद्दीन तुगलक रख लेते हैं। गियासुद्दीन जो है अपने शांत स्वभाव और कठिन मेहनत के कारण ही दिल्ली की गद्दी पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ बातें जानी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज़ को। डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होते हैं? जो तुगलक डायनेस्टी है उसका साम्राज्य जहाँ तक फैला हुआ था उसके अंदर के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जो नीतियाँ उन्होंने अपनाई उसे कहते हैं डोमेस्टिक पॉलिसीज़। और अपने साम्राज्य से बाहर जहाँ पर भी उन्होंने जीता या फिर जहाँ पर भी शासन वो चलाना चाहे तो उसके लिए जो उन्होंने नीति अपनाई उसे कहते हैं फॉरेन पॉलिसीज़। तो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ और फॉरेन पॉलिसीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बतलाया गया है, गियासुद्दीन तुगलक जो थे उन्होंने अपने समय में साम्राज्य के भीतर उन्होंने क्या की, बहुत सारी व्यवस्था बहाल की। बहाल का मतलब क्या होता है, जैसे कि इनसे पहले जो राजा थे दिल्ली सल्तनत के वह थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में जो बहुत सारी पब्लिक थी उनके ऊपर बहुत सारी कठोर व्यवस्थाएं लगाई थी, जिनको उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया और व्यवस्था पहले जैसी कर दी। इसमें इम्पॉर्टेंट आते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर से, इरिगेशन से, जुडिशियल पुलिस एंड पोस्टल रेजिमेंट, ये सब के बारे में उन्होंने क्या किया। जैसे कि एग्रीकल्चर में क्या था, जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन था तो उस समय में उन्होंने 50% तक कर देने के लिए कहा था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जब तुगलक डायनेस्टी आती है, गियासुद्दीन तुगलक अपने समय में वह जितने भी अनाज उगते हैं उसके 1/10 या 1/11 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी करते हैं। उसके अलावा यह अपने समय में इरिगेशन के लिए बहुत सारे काम करते हैं, सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है हार्श कठोर नीति के विरुद्ध उदारता की नीति अपनाते हैं, पोस्टल सिस्टम की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा जो है पोस्टल सिस्टम की भी व्यवस्था करते हैं। पोस्टल अरेंजमेंट के लिए ये बहुत सारे काम करते हैं, जिससे जो है प्रॉब्लम्स जो होते हैं पोस्टल सिस्टम में, डाक व्यवस्था में, वह बहुत कम हो सकें। इसके अलावा इन्होंने अपने समय में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी, जैसे वारंगल का युद्ध बहुत फेमस है। वारंगल के युद्ध में जो है जे गियासुद्दीन तुगलक होते हैं यह लड़ाई करते हैं, लेकिन ये लड़ाई जीत नहीं पाते हैं वारंगल से जीत न पाने के कारण यह क्या करते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं। वारंगल जो है तेलंगाना में आता है, आप ये याद रखें। उसके बाद 1321 में जो गियासुद्दीन तुगलक होते हैं वह जो है अपने बेटे को भेजते हैं वहाँ पर लड़ाई करने के लिए। और वारंगल में जो उस वक्त जिसका साम्राज्य होता है वह काकतीय डायनेस्टी का होता है, तो उनके जो बेटे होते हैं वह वहाँ पर जाते हैं, जिनका नाम होता है जूना खान। जूना खान जो है आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक बनते हैं, इनके बाद जो डायनेस्टी संभालते हैं तुगलक डायनेस्टी को। तो जूना खान वहाँ जाते हैं और काकतीय को हरा देते हैं। और साथ ही साथ साउथ इंडिया में याद रखिएगा, साउथ साइड में
आंध्र प्रदेश आता है। साउथ इंडिया किसे कहते हैं? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में जो भी जगह आती है भारत की, उसे कहते हैं साउथ इंडिया। तो आंध्र प्रदेश भी जो जगह है वारंगल, वहाँ पर काकतीय डायनेस्टी थी, उसे हरा देते हैं। और साथ ही साथ मदुरई में जो पांड्या डायनेस्टी थी, उसे भी वो हराकर वहाँ तक दिल्ली सल्तनत को फैला देते हैं जूना खान। जूना खान जो है मोहम्मद बिन तुगलक का पुराना नाम है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके अलावा वे क्या करते हैं, उड़ीसा और बंगाल को भी ये क्या करते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, अपने समय में मंगोल लोगों से भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और मंगोल के विरुद्ध गियासुद्दीन बहुत ही कठोर नीतियाँ अपनाते हैं। यह मंगोल से जब युद्ध करते हैं तो मंगोल के जो हेड होता है उस वक्त में, उनको पकड़कर ये क्या करते हैं, कैद खाने में डाल देते हैं या जेल में डाल देते हैं हमेशा के लिए, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो इस तरह से इनकी डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज़ थी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद आते हैं इनके लाइफ के एंडिंग पीरियड के बारे में, जो जहाँ पे इनकी मृत्यु होती है उसके बारे में। देखिए, जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान से लौट रहे होते हैं, बंगाल से लड़ाई लड़के, तो उस समय क्या होता है, तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गियासुद्दीन के प्रवेश करते ही क्या होता है, वह महल उनके ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, 1325 ईस्वी में उसके नीचे दबने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में अधिक बातें इब्न बतूता ने जो किताब लिखी है उसमें ये सब बारे में बताया गया है। इब्न बतूता जो है, यह गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक इन सब के समकालीन थे, उस वक्त ये वहाँ पर मौजूद थे। तो इब्न बतूता के अनुसार गियासुद्दीन की हत्या जो है उनके पुत्र जूना खान के द्वारा रचे हुए षड्यंत्र के माध्यम से हुई थी, ऐसा कहा जाता है और ऐसा बुक में लिखा है इब्न बतूता ने। तो अब देखिए, जब मृत्यु हो जाती है 1325 में गियासुद्दीन तुगलक की, तो उसके बाद जो है उनको सक्सीड करते हैं उनके क्राउन प्रिंस, जिनका नाम होता है जूना खान। जूना खान सक्सीड करते हैं, वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं। जैसे ही जूना खान जो है दिल्ली सल्तनत पर बैठते हैं तो उनका नाम वह अपना बदल कर रख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इनका शासनकाल 1325 से लेकर 1361 एडी तक रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बहुत सारे नाम हैं, जैसे जूना खान या फिर उल्लूक खान। उल्लूक खान जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में रणथंबर की ओर अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पे जाते हैं और रणथंबर को जीतते हैं। तो उल्लूक खान जो हैं वही मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं। तो उल्लूक खान, जूना खान, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद तुगलक जो है, यह अपने समय में बिना किसी भेदभाव के सभी को योग्यता के अनुसार राज दरबार में अपने पदों का आवंटन करते हैं। राज दरबार में जितने भी पद होते हैं वह सब पदों का आवंटन ये योग्यता के अनुसार करते हैं। गद्दी पर बैठने के बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं, वह कुछ नवीन योजनाओं का निर्माण कर चलाने का प्रयत्न करते हैं। मतलब कि नवीन योजनाएं लेके आते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लेके आते हैं अपने समय में, और उसको जो उनका शासन होता है उस शासन व्यवस्था को चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जितने भी वो न्यू प्रोजेक्ट लेके आते हैं वह ज़्यादा सटीक नहीं बैठ पाता है, या फिर वह ज़्यादा चल नहीं पाता है, या फिर वो शासन अच्छा लाते हैं तो उसको चला नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, वह हर बार असफल होते हैं। इसी के कारण अपने महत्वाकांक्षी जो योजनाएं वो लेके आते हैं उसमें बार बार असफल होने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है। तो हम लोग चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ यही होता है कि जहाँ तक उनका एम्पायर फैला है उसके अंदर वह शासन को सुचारू रूप से अच्छी तरह से चलाने के लिए वे क्या करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट लाते हैं उसे कहा जाता है डोमेस्टिक पॉलिसीज़। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, जैसे ही वह आते हैं तो दोआब रीजन, जहाँ गंगा यमुना नदी बही है। दोआब मतलब क्या होता है, दोआब मतलब होता है दो नदियों के बीच में आने वाले जो भी क्षेत्र होते हैं उसे कहते हैं दोआब। तो दोआब रीजन जो होते हैं, दोआब रीजन पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं। टैक्स कितना लगा देते हैं, समझ लीजिए कि जितना अनाज उग रहा है तो उसका 60% टैक्स क्या कहते हैं, या फिर 60% कर उन्हें मिलना चाहिए। वह ऐसा काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो ट्रेजरी होती है, राजकोष होता है, उसे वो भरने के चाह में रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ये 60% टैक्स लगाते हैं तो उसी साल क्या होता है, वहाँ पर अकाल पड़ जाता है। भारत देश में अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने के कारण क्या होता है, खेती अच्छी हो नहीं पाती है। खेती जब अच्छी नहीं हो पाती है तो उन्हें कर नहीं मिलता है। तो ये क्या करते हैं, अपनी सेनाओं को वहाँ भेजते हैं और उनसे ज़बरदस्ती कर वसूलने का काम करवाते हैं, जिसकी वजह से जितने भी किसान होते हैं वह क्या करते हैं, वह पूरे रीजन को छोड़कर जंगल की ओर भाग जाते हैं। बाद में जब इनको अकाल के बारे में पता चलता है तो ये क्या करते हैं, अपनी गलती को ये मानते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं,
लोन भी पास करवाते हैं। उस समय के लोन को क्या कहते हैं, उन्होंने नाम दिया था सोनथर। यह लोन पास करवाते हैं जिसको उस वक्त में सोनथर कहा जाता है। और उसके अलावा बहुत सारे नहर भी खुदवाते हैं। लेकिन अकाल आने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे, वह प्रॉब्लम के बाद इन्होंने ये काम करना शुरू किया था, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी क्रिएट हो गई थी और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तो इस तरह से इनका जो ये योजना होता है कर लगाने का खेतों के ऊपर, यह क्या होता है, यह इसमें ये असफल हो जाते हैं। इसके बाद जो है मंगोल जो है बार बार क्या करते हैं, इंडिया के सीमाओं पर आक्रमण करते हैं। और इंडिया के सीमा से जो दिल्ली है, दिल्ली सल्तनत ज़्यादा दूर नहीं होती है। तो यह सोचकर मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, दिल्ली से अपने कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं देवगिरी में। जो देवगिरी है वह कहाँ पर आता है, आज के समय में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आता है। मुबारक शाह के जो बेटे होते हैं, मुबारक शाह जो खिलजी के बेटे होते हैं, वह देवगिरी का उस वक्त में नाम बदलकर देवगिरी का नाम उस वक्त उन्होंने कुतुबाबाद रखा था। और जब मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ पर जाते हैं तो कुतुबाबाद से देवगिरी का नाम बदल कर क्या रखते हैं, दौलताबाद। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ही देवगिरी का नाम दौलताबाद रखे थे। जो दौलताबाद का किला था, यादवों का किला, जहाँ पे यादव जो देवगिरी के यादव थे उन्होंने बनाया था किला, तो वहाँ पर वो नाम रखते हैं दौलताबाद। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये दिल्ली का कैपिटल शिफ्ट करते हैं देवगिरी में, तो उस वक्त क्या होता है, जो दफ्तरशाही होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल, और साथ ही साथ जो कॉमन पीपल होते हैं वो भी उनके साथ में वहाँ शिफ्ट होते हैं। वहाँ पे जब वो शिफ्ट होते हैं तो इस चीज़ की इनकी बहुत ही ज़्यादा आलोचना होती है। आलोचना इसलिए होती है क्योंकि कुछ लोग यह सोचते हैं कि यह जो है मंगोल के इन्वेशन के कारण डर गए हैं, और डरने के कारण ये क्या करते हैं, दौलताबाद की ओर भाग आए हैं। पहली बात तो ये रहती है। और दूसरी बात ये रहती है कि जब ये दिल्ली से दौलताबाद की ओर आते हैं तो व्यापार में बहुत ज़्यादा हानि होती है, क्योंकि खैबर पास से बहुत सारे लोग दिल्ली की ओर जब आते हैं बिज़नेस के लिए तो उनके लिए आसानी होती है। लेकिन वहाँ से जो घूमते हुए दौलताबाद की ओर आता था तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी व्यापार के आने जाने के लिए, जिसके कारण व्यापार में हानि भी उठानी पड़ी। और व्यापार के लिए दिल्ली जो है वह दौलताबाद से बहुत ज़्यादा पास थी। दौलताबाद ज़्यादा दूर था और दिल्ली जो है बहुत ज़्यादा पास थी। तो इन सब कारणों से क्या होता है, इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा इनकी आलोचना होने लगती है, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, सन 1335 में दौलताबाद से वापस दिल्ली चले जाते हैं और सबको अपने साथ में आने की अनुमति भी दे देते हैं। तो ये भी इनकी योजना असफल हो जाती है, जो ये शिफ्ट करते हैं कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी की ओर। उसके बाद आते हैं इनके समय में आने वाले मुद्रा की ओर। मोहम्मद बिन तुगलक जो होते हैं अपने समय में कॉपर करेंसी चलाए होते हैं। दो करेंसी चलाते हैं, एक तो कॉपर का और दूसरा जो है वो पीतल का, जो पीतल का और तांबे का। ये अपने समय में कॉपर का और पीतल का दो सिक्का चलवाए होते हैं। और कॉपर और पीतल का जो सिक्का होता है, यह दोनों सिक्कों को ये क्या करते हैं, यह चांदी के सिक्के के बराबर उसका क्या कहते हैं, रुतबा रखते हैं। चांदी के बराबर मूल्य रखते हैं किसका, पीतल और तांबे के सिक्के का। तो जब यह अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए दो सिक्कों को चलवाते हैं, पीतल और तांबे के सिक्के को, और उसकी जो मान्यता होती है वो चांदी के सिक्के के बराबर होती है, तो इनके जो पीतल और तांबे के सिक्के होते हैं उसके बराबर सिक्के, जाली सिक्के बनने शुरू हो जाते हैं इनके एम्पायर में। जो इनके सिक्के होते हैं उस तरह के सेम टू सेम जाली सिक्के बनना शुरू हो जाता है, जिससे कारण क्या होता है, इनके अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। और गिरावट आने के कारण क्या होती है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है, जिसके कारण यह जो इन्होंने अपने समय में तांबे और पीतल के जो सिक्के चलाए थे वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे उसको भी ये बंद करवा देते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, क्योंकि जाली सिक्के बहुत ज़्यादा बनने होने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जहाँ पे ये कदम रखते हैं वहाँ पर ये हानि होती है। बाद में अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डाउन होने के कारण क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अब क्या करें अपने अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए। यह करते क्या हैं, ये लूटपाट के काम में हाथ आजमाना शुरू करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने सेनाओं को जो 3,70,000 की टुकड़ी होती है उन सबको 1 महीने का पगार ये एक्स्ट्रा दे देते हैं और इसको कुछ करते हैं, लड़ाई करने के लिए भेजते हैं। जो जगह है इराक के पास में, और इराक के पास में जो जगह थी जहाँ पे लड़ाई करने के लिए भेजते हैं वो होता है ट्रानोक्सियाना और खुर्शान, और साथ ही साथ इराक। इन 3 जगहों पर यह लड़ाई करने के लिए भेजते हैं अपने सारे योद्धाओं को। लेकिन होता क्या है, जो ये जगह क्या होता है, राजनीतिक दृष्टि से क्या करता है, इनसे हाथ मिला लेता है और यह बोलता है कि आज के बाद जो भी आक्रमण होगा हम आपकी मदद करेंगे, और आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो आपकी हम मदद करेंगे। तो इस तरह से एक तरह से
दोनों के बीच में परस्पर संबंध हो जाने के कारण या फिर परस्पर यह अलायंस हो जाने के कारण क्या होता है, जो इनके द्वारा यह काम किया रहता है एक अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, जो आक्रमण करने के लिए टुकड़ी भेजते हैं, ये टुकड़ी का काम भी क्या होता है, बेकार हो जाता है, क्योंकि अलायंस बन जाता है उसी समय में। जैसे ही अलायंस बनता है तो इन्होंने क्या किया होता है, एक समय का पगार एक्स्ट्रा दे दिया होता है 3,70,000 पुरुषों 3,70,000 सेना की टुकड़ी को, जिससे कारण इनकी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय में जो भी काम करते हैं वह क्या होता है, वह काम असफल हो जाता है, इनसक्सेसफुल हो जाता है, जिससे कारण क्या होता है, इन्हें असफलताओं का बादशाह कहा जाता है, जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई जा रही है। मोहम्मद बिन तुगलक की क्या होती है, जो पॉलिसी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए ही क्रिएट कर देती है। और उनके समय में एक और बहुत बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि इनके समय में क्या होता है कि मंगोल जो होते हैं, मंगोल के राजा जिनका नाम होता है तमाशरीन जो होते हैं, यह इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण करते हैं ये सिंध की ओर से। सिंध की ओर जब ये आक्रमण करते हैं तो क्या करते हैं, यह पूरे जगहों को एक एक करके जीतना शुरू कर देते हैं। मंगोल जब लड़ाई करते हैं तो इसके साथ ही साथ क्या करते हैं, एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण करते हैं और मुल्तान, लाहौर, दिल्ली आदि तक के प्रदेशों को रौंद डालते हैं और वे दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। जब वे दिल्ली तक पहुंचते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक अपने देश को बचाने के लिए या फिर अपने साम्राज्य को बचाने के लिए क्या करते हैं, जो इनके पास जितना भी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए जितना भी इनके पास वेल्थ होता है, धन होता है, क्या करते हैं, घूस के रूप में मंगोल के राजा तमाशरीन को देते हैं, जिसकी वजह से तमाशरीन जो है वहाँ से लौट जाता है। इसके बाद इनकी जो है बहुत ज़्यादा बदनामी होती है और इस तरह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इनके समय में यह सब प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा असफल होते रहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक भारत का मैप दिखाई दे रहा है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इनका साम्राज्य फैला हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, यह जो हैं एक बहुत ही गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे, इसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन इन्होंने अपने समय पे जो जो पॉलिसी अपनाई उसको ये ठीक से चला नहीं पाए। न चला पाने के कारण क्या होता है कि जो दिल्ली सल्तनत है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। और इसके जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक क्या होते हैं, अपने समय में जो राजा बने होते हैं, इनके समय में इनके असफलताओं के कारण क्या होता है, इनके जो एम्पायर फैली होती है, इनके एम्पायर में बहुत ज़्यादा रिवोल्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में करीब करीब 34 बार विद्रोह हुए थे और इन विद्रोहों को क्या किया गया, एक एक करके कुचला गया। मोहम्मद बिन तुगलक लास्ट विद्रोह को जब कुचलने गए थे, जो गुजरात की ओर हुआ था, तो वहाँ से वो लौट रहे थे सिंध की ओर। जैसे ही वो सिंध की ओर लौट रहे थे तो बीच में ही क्या होते हैं, वे बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने के कारण 20 अप्रैल 1351 को क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक का भी हिस्ट्री खत्म हो जाता है, उनका भी अध्याय खत्म हो जाता है। तो इसके बाद तुगलक डायनेस्टी के जो नेक्स्ट किंग आते हैं उनका नाम होता है फिरोज तुगलक और ये सत्ता पर काबिज होते हैं 1351 से लेकर 1388 AD तक। यह जो है गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई के बेटे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जो गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई के ये बेटे होते हैं। तो फिरोज तुगलक जो होते हैं, यह गियासुद्दीन तुगलक जो हैं, गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई के बेटे होने के कारण यह गद्दी पर बैठते हैं 1351 AD में। फिरोज तुगलक जो हैं अपने समय में बहुत सारे समाज सुधारक काम करते हैं। समाज सुधारक नहीं कह सकते इसको, बहुत सारे सुधारने का प्रयत्न करते हैं, जो रिफॉर्म्स होते हैं वो करते हैं जो समाज के लिए लाभदायक हो। ये क्या करते हैं, अपने समय में जो एग्रीकल्चरल लोन होते हैं उसको क्या करते हैं, माफ़ कर देते हैं। जो इनके इनसे आगे जो इनके पूर्वज होते हैं, जिनका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक, ये अपने समय में लोन बहुत सारे लगाए होते हैं, लोन बहुत सारे लोग को दिए होते हैं, जिनका नाम होता है सोनथर। तो ये सोनथर नाम का लोन बहुत लोग को ये दिए होते हैं और उस पर कर लगाए रहते हैं। तो जिसके ऊपर किसान के ऊपर यह कर लगा होता है लोन लेने के कारण, उसको क्या करते हैं, माफ़ कर देते हैं। और उसके अलावा यह अपने समय में क्या करते हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं उनके क्या करते हैं, सैलरी इंक्रीज कर देते हैं। और इसके अलावा जो अनलॉफुल, जो न्याय संगत या फिर जो कानून में नहीं बैठता है, उस तरह के केसेस को क्या करते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। और यह अपने समय में 4 इम्पॉर्टेंट टैक्स लगाते हैं, जिनका नाम होता है खराज और खम्स, जजिया और जकात। यह 4 प्रकार के टैक्स लगाते हैं। खराज किसे कहते हैं, खराज का अर्थ होता है लगान। लगान मतलब क्या होता है, देखिए जो भी किसान फसल उगाते हैं तो फसल का 10वां हिस्सा
राजा को देना होता था, फिरोज तुगलक को। तो यह जो है 1/10 हिस्सा जो देते थे, इसे कहते थे खराज या फिर लगान। और इसके बाद आता है खम्स। खम्स का मतलब होता है जो युद्ध में लूटपाट करके माल लाया गया है, उसका 1/5 भाग राजा को देना होता था। तो ये होता था खम्स। उसके बाद आता है जजिया कर। जजिया कर यह होता है जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, जो मुस्लिम नहीं होते हैं, जो नॉन मुस्लिम होते हैं जैसे कि हिंदू, तो इन सबको अगर मुस्लिम साम्राज्य में रहना है तो इनको क्या करना पड़ता था, इनको कर देना पड़ता था। या फिर धर्म से रिलेटेड कोई भी काम अगर ये करते हैं तो उसके लिए क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, टैक्स चुकाना पड़ता था। तो इसे कहते थे जजिया कर। और उसके अलावा एक टैक्स और होता था जिसको कहते थे जक़ात। जक़ात जो है ये इस्लाम के लिए था या फिर सभी लोग के लिए था। जो लोग क्या थे उस वक्त के साम्राज्य में इम्पॉर्टेंट या फिर जो अमीर लोग थे उन लोग के लिए ये टैक्स था। इसमें क्या करना पड़ता था, 2.5% टैक्स देना पड़ता था सभी लोग को जो अमीर होते थे। और यह टैक्स क्या करता था, यह टैक्स जो इन्हें मिलता था राजा को, यह टैक्स यूज़ किया जाता था जो अपाहिज, असहाय या फिर जो गरीब हो उन लोग के लिए यह टैक्स यूज़ किया जाता था। तो इस तरह से इन्होंने अपने समय में 4 इंपॉर्टेंट टैक्स लगाए, खराज, खम्स, जजिया और जक़ात। जक़ात वैसे स्पेशली मुस्लिम्स लोग के लिए ही था। और इन्होंने अपने समय में जो पब्लिक के लिए वर्क थे उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया। और इन्होंने अपने समय में बहुत सारे पब्लिक वर्क्स भी किए। इन्होंने अपने समय में बहुत सारे नहर खुदवाए। नहर ऐसे खुदवाए जो क्या कहते हैं, जैसे यमुना नदी से हिसर की ओर जो नदी यमुना नदी है वहाँ से इन्होंने कैनाल खुदवाए हिसर की ओर। और सतलुज नदी से घाघरा नदी की ओर इन्होंने बहुत सारे कैनाल खुदवाए जिसकी वजह से पानी की असुविधा ना हो और खेती अच्छे से हो सके। और इसके अलावा इन्होंने अपने समय में 50 से भी ज़्यादा डैम्स बनवाए। 150 के करीब इन्होंने कुएं खुदवाए, 100 के ऊपर इन्होंने ब्रिज बनवाए। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे खेती से रिलेटेड काम किए किसानों के लिए। और इसके अलावा इन्होंने अपने समय में बहुत सारे शहरों का भी निर्माण किया, जैसे कि इनके समय में इन्होंने निर्माण किया फिरोजाबाद का। और इसके अलावा फतेहाबाद, जौनपुर और हिसर। हिसर जो है हरियाणा में आता है और फिरोजपुर जो है पंजाब में आता है, जौनपुर जो है उत्तर प्रदेश में आता है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक नए बहुत सारे टाउन्स का निर्माण करवाया। और इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है नाम फिरोजपुर, फिरोजपुर इनका सबसे प्रिय स्थान था क्योंकि इसके बगल में यमुना नदी बहती थी। यमुना नदी जो है, यमुना नदी बगल में होने के कारण यह बहुत ही सुहाना दृश्य यहाँ का होता था, इसलिए फिरोजपुर इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और इसके अलावा इन्होंने अपने समय में म्यूटेशन और टॉर्चर को एकदम बैन कर दिया था। म्यूटिलेशन को एकदम बैन कर दिया था। म्यूटिलेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटिलेशन का मतलब यह होता है कि अगर कोई कर नहीं चुका पाता या फिर कोई गलत कार्य कर देता है तो उसे क्या करते थे, उसको हमेशा के लिए लंगड़ा, लूला या फिर उसको हमेशा के लिए अपाहिज बना देते थे। तो अपाहिज बनाने का काम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, टॉर्चर करने का काम बंद कर दिया गया। और किसी को अगर सज़ा देनी हो तो कुरान के कानून के अनुसार सज़ा दी जाती थी। और इसके अलावा उन्होंने अपने समय में जजिया कर ब्राह्मण के ऊपर लगा दिया था। जो फिरोज तुगलक थे ये अपने समय के एक पियूस इस्लामिक मैन थे। पियूस इस्लामिक मैन का मतलब क्या होता है, ये अपने धर्म के प्रति गहरे विश्वास रखने वाले मनुष्य थे। ये इस्लाम के प्रति गहरी आस्था रखते थे। तो इन्होंने अपने समय में क्या किया था, ब्राह्मण लोग के ऊपर जजिया कर लगा दिया था। और इसके अलावा इन्होंने अपने समय में एम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगार होते थे उन लोग के लिए नौकरी के लिए ब्यूरो खोल के रखा था, ऑफिस खोल रखा था। और साथ ही साथ मैरिज ब्यूरो भी खोल के रखा था, जिसे कहते थे उस वक्त में दीवाने खैरात। जिसकी मैरिज ना हो रहे हो या फिर विधवा हो, सती हो, उन सब के लिए मैरिज करवाने के लिए मैरिज ब्यूरो रखा था। और इसके अलावा इन्होंने हॉस्पिटल्स भी खोल के रखे थे जिसे उस वक्त में कहते थे दर उल शत्ता। और इसके अलावा इन्होंने दीवान ए इस्तिबकाक यह भी इस्टेब्लिश किया था। और इसका काम क्या था, दीवान ए इस्तिबकाक का इसका काम यह था कि यह क्या करता था, फाइनेंशियल रूप से गरीबों की हेल्प करता था। फाइनेंशियल रूप मतलब आर्थिक रूप से, धन से। और इसके अलावा इन्होंने अपने समय में जो स्कॉलर्स थे, जो पंडित थे या फिर जो मदरसे होते थे या फिर जो मस्जिद होते थे, उन सब के लिए इन्होंने क्या किया, भरपूर रूप में दान दिया और उसको बढ़ावा दिया। और इनके समय में फॉरेन पॉलिसी क्या थी, फॉरेन पॉलिसी मतलब जो इनके साम्राज्य के बाहर जो थी उनके लिए इन्होंने क्या नीति अपनाया। इन्होंने अपने समय में बंगाल से 2 युद्ध लड़े, 1353 में और 1359 में। और बंगाल के दोनों युद्ध ये हार जाते हैं। 1353 में यह लड़ते हैं शमसुद्दीन इलियास से जो होते हैं बंगाल में, लेकिन ये क्या होते हैं, हार जाते हैं। उसके बाद 1359 में फिर लड़ते हैं और इस बार ये लड़ते हैं शमसुद्दीन इलियास के बेटे से, और जिसका नाम होता है सिकंदर शाह, और इससे भी ये हार जाते हैं। इसके कारण ये बंगाल पे कोई जीत हासिल नहीं कर पाते। इसके अलावा यह लड़ते हैं जाजनगर, और जाजनगर में लड़ते हैं। जाजनगर जो है उड़ीसा में है, वहाँ पर ये
जो है जीत पा जाते हैं। वहाँ का जो राजा होता है उसका नाम होता है भानुतृति। और इसके अलावा जब वो जीत पा जाते हैं तो वहाँ के उड़ीसा के पुरी में एक टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल, उसको बुरी तरह ध्वस्त कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे लूटपाट करते हैं। और इसके अलावा यह जो है नागरकोट जो है यह हिमाचल प्रदेश के बगल में है। वहाँ पे और टट्टा, यह जो दो जगह हैं यहाँ पर ये लड़ाइयाँ करते हैं और उनको अपना सामंत बना लेते हैं या फिर अपने पराधीन कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये क्या करेंगे, हर साल टैक्स चुकाएंगे राजा को। और इन्होंने अपने समय में और क्या किया, यहाँ पे देखिए हेडिंग लिखा है एन एस्टीमेट। एन एस्टीमेट का मतलब क्या होता है, एन एस्टीमेट का मतलब होता है फिरोज ने अपने समय में, फिरोज जो है ये अपने समय में क्या करते हैं, बहुत सारे परोपकार सुधारी तथा अपने महानता को साबित करते हैं और अपने लोग को भौतिक समृद्धि में बहुत सारे योगदान करते हैं। सुल्तान जो है अपने ही आत्मकथा लिखते हैं जिसको कहते हैं फितूहत ए फिरोज़ी। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर को पेट्रोनाइज भी किया था जिसका नाम था ज़ियाउद्दीन बरानी। और इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने संस्कृत बुक को फ़ारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। और इन्होंने जो संस्कृत बुक को फ़ारसी भाषा में अनुवाद कराया था, यह सब संस्कृत बुकों को इन्होंने एक जगह से लूटा था। यह जो जगह है यह हिमाचल प्रदेश में एक जगह आती है जिसका नाम है ज्वालामुखी मंदिर। इस ज्वालामुखी मंदिर में करीब करीब 1300 ग्रंथ रखे हुए थे। इन सारे ग्रंथ को ये लूट लेते हैं और उसको फ़ारसी में अनुवाद करते हैं। यह जो ग्रंथ होते हैं 1300 ग्रंथ, इनमें कुछ ग्रंथ ऐसे भी होते हैं जो साइंस से रिलेटेड होते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं। इसमें क्या होता है, जल घड़ी का बनाने का कैसे कार्य होता है वो भी लिखा हुआ था, जिसको यह फ़ारसी में लिखवाने के बाद जल घड़ी का आविष्कार भी यहाँ से करवाते हैं। और इन्होंने अपने समय में और भी बहुत सारे काम फिजिक्स या फिर संस्कृत से रिलेटेड, किताब लिखवाने से रिलेटेड करवाते हैं। इसके बाद जो है लेटर तुगलक्स, जो फिरोज़ शाह तुगलक होते हैं या फिर जो फिरोज़ तुगलक होते हैं, फिरोज़ तुगलक के जो बेटे आते हैं या फिर जो सक्सेसर आते हैं जिनका नाम होता है गियासुद्दीन तुगलक या फिर शाह सेकंड, अबू बकर शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, यह सब जो होते हैं ये फिरोज़ के सक्सेसर होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल नहीं होते हैं। 14वीं सेंचुरी के एंडिंग तक क्या होता है, इनका जो प्रोविंस, इनका जो प्रांत होता है, धीरे धीरे क्या होता है, इनके जो प्रोविंस होते हैं वहाँ पे जो फ्यूडेटरीज होते हैं, सामंत होते हैं, ये सब क्या करते हैं, अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे इनका साम्राज्य जो है वह छोटा होते होते सिर्फ दो ही प्रांत बचते हैं, एक पंजाब और दूसरा दिल्ली। और यह दोनों भी क्या होते हैं, जब इनके पास होते हैं तो उस वक्त में इनके ऊपर आक्रमण कर देता है तैमूर। जो तैमूर होता है, तैमूर का आक्रमण होता है 1398 AD में। 1398 AD में जो तैमूर आक्रमण करता है, तैमूर जो है रिलेटेड होता है उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान का जो जगह है समरकंद, वहाँ से ये आया होता है। यह इंडस नदी को पार करके आता है दिल्ली में और यहाँ पे आने के बाद ये युद्ध कर लेता है जो दिल्ली के सल्तनत पे काबिज होते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक और उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ में, और इन लोग को क्या करता है, हरा देता है। हराने के बाद यह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लूटपाट करता है, खून खराबा करता है, सरेआम कत्ल करता है और इतना ज़्यादा यह रक्तपात बहाता है कि उसे बयान नहीं किया जा सकता है बुकों में। और इसके अलावा यह जो आक्रमण करता है भारत के ऊपर, यह भारत के ऊपर आक्रमण इसलिए करता है क्योंकि इसके मन में एक बात बसी होती है कि भारत जो है सोने की चिड़िया की तरह है, जहाँ से हमें बहुत सारा वेल्थ मिल सकता है, धन मिल सकता है। तो इस हिसाब से वह आक्रमण करता है इंडिया के ऊपर और बहुत सारे माल को यह लूट कर जाता है। और साथ ही साथ बहुत सारा रक्तपात बहाने के कारण, ब्लड शेड करने के कारण क्या होता है, जो तुगलक डायनेस्टी है वह पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है। तो ये रही तुगलक डायनेस्टी की कहानी आपके सामने। अगर आपके लिए लेक्चर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे आगे एक नेक्स्ट डायनेस्टी के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।